अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स पावर लास्ट लेक्चर में, तो उसके हमने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए। तो ये एक और क्वेश्चन है असेसमेंट 9.19। इसमें दो लोड गिवन हैं और वो कहता है कि फाइंड करें इनपुट वोल्टेज VST। ठीक है, टाइम डोमेन में उसने कहा VST फाइंड करें और इनपुट का पावर फैक्टर पूछा है। ये सर्किट है, लाइन की इम्पीडेंस है 0.2 और J0.4 और एक लोड है, उसकी पावर गिवन है 50 किलोवाट। किलोवाट हमें क्या बताता है कि ये रियल पावर गिवन है P और इसका पावर फैक्टर है 0.82 लैगिंग। दूसरी पावर हमें गिवन है 50 किलो वोल्ट एम्पेयर। वोल्ट एम्पेयर हमें क्या बताता है कि ये हमें अपेरेंट पावर गिवन है। ठीक है, वोल्ट एम्पेयर किसका यूनिट होता है, या अपेरेंट पावर का या कॉम्प्लेक्स पावर का। और अपेरेंट पावर क्योंकि मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स पावर का, तो एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ये हमें अपेरेंट पावर गिवन है, ये हमें रियल पावर गिवन है। और इसका जो पावर फैक्टर है 0.95 लीडिंग लिखा हुआ। ठीक है, तो क्योंकि लीडिंग वाला हमने पढ़ा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड हमने क्या करना है, सोर्स का पावर फैक्टर और सोर्स के वोल्टेज, टाइम डोमेन वोल्टेज। अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हो तो 60 हर्ट्ज का मतलब है कि जब आप ये ओमेगा लिखेंगे तो 2 × 60 कर देंगे, 377 समथिंग ऐसे मिलता है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस करंट को हमने I1 कह दिया, इस करंट को I2 कह दिया और इसको I लाइन कह दिया। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सोर्स की, इस फर्स्ट लोड Z1 की अपेरेंट पावर। तो हमें पता है कि रियल पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर ऑफ Z1 क्या होगी, V इसके वोल्टेज इनटू इसका करंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो VRMS इनटू IRMS क्या होता है, SC1। हमें पता है ये अपेरेंट पावर होती है। तो अगर हम ये SC1 फाइंड करना चाहें तो इसको एक तरफ ले जाएं, P से इसको डिवाइड कर देंगे पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर हमें डायरेक्टली गिवन है 0.82। तो 50 किलोवाट से पावर फैक्टर को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अपेरेंट पावर आ जाएगी। अपेरेंट पावर हमारे पास आती है 60.97 किलो वोल्ट एम्पेयर। अब हमारे पास अपेरेंट पावर आ गया तो हम ये करंट फाइंड कर लेते हैं I1। तो अपेरेंट पावर ये है, तो इसकी पहले कॉम्प्लेक्स पावर कैसे फाइंड करेंगे। अपेरेंट पावर और एंगल क्या होता है, हमें पता है कि थीटा जी होता है कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल और कॉस ऑफ थीटा जी होता है पावर फैक्टर। तो अगर हम कॉस इनवर्स ले लें पावर फैक्टर का तो हमारे पास पावर फैक्टर एंगल आ जाएगा या कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल आ जाएगा। तो वही हमने कॉस इनवर्स किया 0.82 का, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल आया वो 34.91 था। तो हमने लोड Z1 की कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड करनी जो कि बनी 60.97 के इनटू एंगल ऑफ 34.91। तो अब हम पहले हमने कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लोड 2 को हमने कहा हुआ है Z2 की कॉम्प्लेक्स पावर अगर हम फाइंड करना चाहें, क्योंकि डायरेक्ट गिवन है अपेरेंट पावर 50 किलो वोल्ट एम्पेयर, यानी कि अपेरेंट पावर कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड होता है, तो वो डायरेक्ट गिवन है 50 किलो वोल्ट एम्पेयर। तो एंगल कैसे फाइंड कर लेते हैं, हम लॉग इनवर्स लेते हैं पावर फैक्टर का। लेकिन इसमें चेंज क्या है, ये लैगिंग था, ये लीडिंग है। तो लीडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि क्योंकि कॉस चाहे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का हो चाहे नेगेटिव एंगल का हो या पॉजिटिव एंगल का हो, कॉस हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, इवन फंक्शन है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि जो एंगल था कॉस ऑफ -18 भी वही होगा और कॉस ऑफ 18 भी वही होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंगल के साथ नेगेटिव था या नहीं था। तो वो हमने पढ़ा था कि अगर एंगल के साथ नेगेटिव हो तो लीडिंग लिखा हुआ होता है। तो इसका क्या मतलब है,
जब भी कॉज इनवर्स लेंगे ऐसे पावर फैक्टर का जिसके साथ लीडिंग लिखा हुआ है तो नेगेटिव हम खुद से ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने कॉज इनवर्स ऑफ 0.95 लिया तो बाय नेगेटिव खुद से लगा दिया। क्यों? क्योंकि लीडिंग है, इसका मतलब है कि एंगल -90 0 to -90 to 0 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, -90 to 0 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था। यही पढ़ा था हमने लीडिंग के लिए। और लैगिंग के केस में क्या होता है, 0 से 90 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। तो लीडिंग का मतलब है कि जो भी एंगल आएगा उसके साथ आपने नेगेटिव का साइन लगा देना है, ठीक है। लीडिंग ये शो करता है। तो हमने कॉज इनवर्स ऑफ 0.95 लिया, हमारे पास एंगल आया 18.19, तो ये नेगेटिव हमने खुद से लगा दिया। क्यों? क्योंकि साथ लीडिंग लिखा, ठीक है। जबकि इस केस में हमने खुद से नेगेटिव नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि लैगिंग था, ठीक है। तो लोड 2 की भी कॉम्प्लेक्स पावर आ गई हमारे पास, लोड 1 की भी कॉम्प्लेक्स पावर है हमारे पास। तो अब हम IZ1 या जिसको हमने I1 कहा हुआ है, दिस इज I1 is equal to IZ1, I1 is equal to IZ1 फाइंड कर लेते हैं। वो किसके इक्वल होगा? हमें पता है फार्मूला, कॉम्प्लेक्स पावर वोल्टेज इनटू करंट का कॉन्जुगेट होती है। तो ये करंट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स पावर से डिवाइड हो जाएगी, जो कि गिवन है 480 है। तो जो भी एंगल आएगा उसके साथ हम नेगेटिव लिख देंगे क्योंकि करंट पे कॉन्जुगेट का साइन पड़ा हुआ। तो एंगल आया 34.91 बन रहा था, तो इस कॉन्जुगेट की वजह से ये बन गया -34.91। तो IZ1 हमारे पास आ गया 127.02 और -34.91। और इसी तरह कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ SZ2 से हमने IZ2 फाइंड कर लिया। IZ2 हमारे पास क्या आया? अगेन 104.16 और एंगल 18.19। अब ये दोनों करंट हमने फाइंड करनी है, तो अगर इस नोड पे आप KCL लगा दें तो आप I लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो वही हमने किया, I लाइन इज इक्वल टू IZ1 प्लस IZ2। I लाइन हमारे पास आ गया 207.4 और एंगल -11.12। अब हमारे पास लाइन का करंट आ गया है, तो हम इस लोड की, इस पूरी लोड की Z लाइन जो है इसी कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड कर सकते हैं। इस पर कितनी कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉप होगी। तो वो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है I² Z का, ठीक है। और ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया। तो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू Z कर दिया तो हमारे पास 9 की कॉम्प्लेक्स पावर आई ये। अब टोटल पावर कॉम्प्लेक्स पावर किसकी होगी? क्योंकि डायरेक्शन थ्योरम इस पे भी अप्लाई होता है। टोटल कॉम्प्लेक्स पावर किसके इक्वल होगी? दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ सोर्स। तो कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ सोर्स फाइंड करने के लिए हमने तीनों कॉम्प्लेक्स पावर को, लाइन की कॉम्प्लेक्स पावर को और दोनों लोड की कॉम्प्लेक्स पावर को ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है ये, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर है तो अब हम आसानी से सोर्स का पावर फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, आप सोर्स का वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल होता है वो पावर फैक्टर का एंगल होता है, तो सिंपली अगर आप उसका कॉस ले लें तो आपको सोर्स का पावर फैक्टर पता चल जाएगा, जो बनता है 0.9457। पावर फैक्टर ऑफ सोर्स इज 0.9457। ये पहली क्वांटिटी हमने फाइंड कर लिया। ये दूसरा हमने VSD फाइंड करना है। इससे पहले हम VS फाइंड कर लेते हैं। VRMS किसके इक्वल होगा? हमें ये रिलेशन पता है कि कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ सोर्स इक्वल होगी वोल्टेज ऑफ दैट सोर्स और करंट ऑफ दैट सोर्स। तो करंट ऑफ दिस सोर्स कौन सा है? एक्चुअली ये I लाइन ही है क्योंकि ये सीरीज में है, तो सोर्स का करंट I लाइन ही है। और इस फार्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ से सोर्स के वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। VRMS इसके इक्वल हो जाएगा सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर डिवाइड बाय सोर्स का करंट। तो हमारे पास VRMS आती है 541 विद द एंगल ऑफ 7.85। 541 with the angle of 7.85।
तो ये तो है VRMS, और इसको हमने फाइंड करना था VST। तो VST में हम नॉर्मली V मैग्नीट्यूड VM यूज़ करते हैं। तो VM कैसे हासिल किया जा सकता है? VRMS को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास VM आ जाता है। तो 541 को हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बनता है 765.08 ओमेगा टी, और एंगल क्या था 7.85। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया, VST भी फाइंड कर लिया और पावर फैक्टर ऑफ सोर्स भी फाइंड कर लिया। तो आपने देखा होगा कि बस सिर्फ कॉम्प्लेक्स पावर इन्वॉल्व होगी, और अगर कॉम्प्लेक्स पावर आपको गिवन हो तो उसमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज आप इन्फर कर सकते हैं कि आपको गिवन है। बस इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, बाकी मेथड सारे वही हैं जो इससे पहले आप पढ़ते आए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन करने के बाद आप काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। इससे अगला टॉपिक था पावर फैक्टर करेक्शन, वो हमने नहीं करना, 9 चैप्टर हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इससे रिलेटेड ही सारे प्रॉब्लम्स आपने करने हैं। तो इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे। इसमें अब हमारा टॉपिक है मैग्नेटिकली कपल्ड नेटवर्क्स। इससे पहले हम ऐसे सर्किट्स करते आए हैं जिनमें इंडक्टर्स मौजूद थे और हमने सर्किट्स को सॉल्व भी किया है, लेकिन हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। हम सिर्फ L1 या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कंसीडर करते थे और उससे सर्किट सॉल्व करते थे। लेकिन अगर नेटवर्क्स ऐसे हों जो मैग्नेटिकली कपल्ड हो, मैग्नेटिकली कपल्ड मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने पढ़ी होगी FSC में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कुछ लॉज हैं, आपने फैराडे लॉ पढ़ा होगा कि अगर किसी करंट के कंडक्टर या कॉइल में से करंट पास कर रहा है और वो किसी दूसरे कॉइल से उसका फ्लक्स लिंक करता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होती है। शर्त ये है कि फ्लक्स चेंज हो रहा होना चाहिए, फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रही होनी चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है? या तो आपका करंट ही अल्टरनेटिंग हो, वो बार बार चेंज हो रहा हो तो फ्लक्स लिंकेज भी डेफिनेटली चेंज होगी, या अगर DC करंट है तो दोनों बॉडीज में से कोई एक मूव कर रही हो, ठीक है। कोई एक मूव करेगी तो फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से दूसरे कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो हम ऐसे नेटवर्क्स पढ़ेंगे जो कि मैग्नेटिकली कपल्ड होंगे, ठीक है। मैग्नेटिकली कपल्ड नेटवर्क जब भी आप पढ़ेंगे तो फिर आपने सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं करना बल्कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल ये आपने FSC में पढ़ा होगा रिलेशन, फ्लक्स लिंकेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स के इक्वल होती है। सिंपल सा सर्किट है, करंट सोर्स लगा हुआ है, कॉइल में से करंट पास कर रहा है तो उस कॉइल में कोई फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो वो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स लिंकेज किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ टर्न्स, उस कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसमें कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह फ्लक्स लिंकेज का एक और भी रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ये इक्वल होता है इंडक्टेंस इनटू करंट पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर। उसकी सेल्फ इंडक्टेंस और उस इंडक्टर में से जो करंट पास कर रहा है उसके इक्वल भी होता है फ्लक्स लिंकेज। तो अगर इन दोनों रिलेशन को हम यूज़ करें तो यहाँ से फ्लक्स को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I। तो इन दो रिलेशन में से हमने ये रिलेशन निकाला, फ्लक्स है सेल्फ इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I। इसी तरह फैराडे लॉ आपने पढ़ा होगा, ये रिलेशन फैराडे लॉ का, जब भी फ्लक्स लिंकेज में चेंज आता है तो कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होती है। V इक्वल्स टू d/dt ऑफ लैम्डा फ्लक्स लिंकेज। तो अगर 2 को इस फॉर्म में पुट करें, लैम्डा की वैल्यू Li यहाँ पर पुट करें तो ये डेरिवेटिव ऑफ Li बन जाएगा। तो अगर इस पर डेरिवेटिव का रूल लगाएं L इंटू d/dt ऑफ I प्लस I इंटू d/dt ऑफ L, लेकिन हम
कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये वेयर नहीं कर सकते कि करंट भी चेंज हो रहा है, इंडक्टेंस भी चेंज हो गया, तो हम नॉर्मली इंडक्टेंस को फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट होगी तो ये किसके इक्वल रह जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर। ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ। अब एक सिनेरियो लें कि दो कॉइल्स हैं और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, दिस V इज इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इनटू करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल, डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल। एक और सिनेरियो कंसीडर करें कि दो कॉइल्स हैं, एक के साथ करंट सोर्स लगा हुआ है जबकि दूसरे के साथ करंट सोर्स नहीं है, और उन दोनों कॉइल्स को आप इतना करीब ले आए हैं कि उनका फ्लक्स लिंक करना शुरू हो गया। ठीक है, फ्लक्स लिंक करना शुरू हो गया। तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ फर्स्ट कॉइल क्या होगी, लैम्डा 1 वो होगी फर्स्ट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इनटू दिस फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स तो सिर्फ फर्स्ट कॉइल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड कॉइल तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो तो लिंक कर रहा है उसी फ्लक्स को। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी रिलेशन से L1 इंटू I1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह तो V1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स लिंकेज ऑफ दिस कॉइल, तो वो इक्वल हो जाएगी L1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ I1। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉइल, ये V2 है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, जब ये फ्लक्स इसको लिंक कर रहा है और वो चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है फैराडे लॉ के मुताबिक वो इसमें वोल्टेज इंड्यूस करेगा। तो ये वोल्टेज किससे इक्वल होगी, सेकंड कॉइल की फ्लक्स लिंकेज लैम्डा 2, लैम्डा 2 किसके इक्वल होगा इस रिलेशन के मुताबिक, N2 5, और इसी N2 5 में अगर 5 की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, 3 को 7 में हम पुट कर दें तो 5 की वैल्यू क्या बनेगी। अब ये फ्लक्स किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये फ्लक्स कॉइल 1 में प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट I1 जो इसमें से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे L1 ओवर N1 I1। फर्स्ट कॉइल की इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल, दिस वन फर्स्ट कॉइल, प्राइमरी कॉइल ऑफ कॉइल। तो ये रिलेशन जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये बनता है N2 ओवर N1 L1 d by dt ऑफ I1। तो इस चीज को हम लिखते हैं N2 और N1 N1 को L21 d by dt ऑफ I1। अब L21 का क्या मतलब है, L21 का मतलब है V की वोल्टेज है जो कि सेकंड कॉइल में इंड्यूस हुई है, वोल्टेज इंड्यूस इन सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ चेंज इन I1 while passing through coil 1। ठीक है, जो वोल्टेज सेकंड कॉइल में इंड्यूस हुई किस वजह से, बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल में से जो करंट पास कर रहा था उसमें चेंज आया। ठीक है, फर्स्ट कॉइल में से जो करंट पास कर रहा था उसमें चेंज आया, उसकी वजह से सेकंड कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई, आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन फर्स्ट कॉइल। ठीक है, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन फर्स्ट कॉइल। L21 का ये मतलब होगा। अब L12 होगा तो उसका क्या मतलब होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल बिकॉज ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन सेकंड कॉइल। ठीक है, I2 उस वक्त हो जाएगा, वो केस अभी हम देखते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक और सिनेरियो लें, इसमें क्या था, ये ओपन था, इसमें से कोई करंट
फ्लो नहीं कर रहा था लेकिन वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे थे। अब हमने क्या किया कि हमने इधर भी एक सोर्स लगा दिया I2। जब हमने इधर एक सोर्स लगाया तो अब दोनों कॉइल्स में करंट पास करना है। अब होगा क्या, एक तो वोल्टेज वो होगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इसमें प्रोड्यूस होगी, एक इस कॉइल में वो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी जो इसके फ्लक्स चेंज की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है, ठीक है। एक इस कॉइल के वोल्टेज होंगे जो इसके सेल्फ करंट की वजह से इसमें इंड्यूस होंगे, एक इस कॉइल में वो वोल्टेज होंगे जो इस कॉइल की वजह से इसमें इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगे। इसी तरह से क्योंकि फ्लक्स लिंकेज भी फिर चेंज होगी, फ्लक्स लिंकेज ऑफ फर्स्ट कॉइल क्या होगी L1 I1, जो कि दिस इज L1 दिस इज I1 जो कि सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, और दूसरा L12 लिंकेज ऑफ फर्स्ट कॉइल बिकॉज ऑफ सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट I2 थ्रू इट। सेकंड कॉइल में से I2 पास हो रहा है, ठीक है, उसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको लिंक कर रहा है। तो अब इसका अकेला लिंकेज वाला फ्लक्स नहीं होगा बल्कि उसमें इसकी वजह से जो लिंकेज आ रही है वो भी ऐड हो जाएगी। सेम दूसरे कॉइल के साथ भी, दूसरी फ्लक्स लिंकेज के साथ भी यही होगा कि एक तो उसकी अपनी होगी और एक इसकी वजह से जो हो रही है वो वाली टर्म भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो लैम्डा मान को अगर हम ये रिलेशन यूज करें, हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख सकते हैं। तो सिंपल मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको, लैम्डा मान को यहाँ पर, तो वोल्टेज V1 क्या बन गई L1 d/dt ऑफ I1 प्लस L12 d/dt ऑफ I2। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कॉइल किसके इक्वल है, एक तो बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो इसमें से करंट पास कर रहा है, एक वो वोल्टेज ड्रॉप वो तो है ही है, प्लस एक और वोल्टेज ड्रॉप इसमें ऐड हो रहा है जो कि इस कॉइल की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस कॉइल की वजह से कैसे वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, इस कॉइल में से करंट पास कर रहा है I2, ठीक है, जो कि लिंक कर रहा है इस वाले कॉइल को और इसमें वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है। तो इसको हमने कैसे लिखा, एक तो इसकी सेल्फ वोल्टेज होगी, एक इसमें वोल्टेज टर्म ऐड हो रही है बिकॉज ऑफ I2 चेंज इन I2 और वो इसमें वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, और उसको हमने किस इंडक्टेंस से लिखा है L12 क्या आप इसे पढ़ेंगे, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल बिकॉज ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू चेंज इन I2 इन सेकंड कॉइल, ड्यू टू चेंज इन I2 इन सेकंड कॉइल। I2 के सेकंड कॉइल में जो करंट में चेंज आ रहा है उसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं इसमें। तो अब इसकी वोल्टेज को आप अकेला नहीं लिख सकते कि जी ये V1 है सिर्फ L1 I1, नहीं, एक तो वो है ही है, प्लस तो इसकी वजह से इंड्यूस हो रही है इस कॉइल में, उसको भी आपने ऐड करना है, तो वो ये है। सेम V2 क्या है, एक तो इसके अपने वोल्टेज L2 I2 जो उसकी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं, और एक वो वोल्टेज है जो इस कॉइल की वजह से इसमें इंड्यूस हो रहे हैं। इस कॉइल की वजह से इसमें क्यों इंड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इस कॉइल में से करंट I1 पास कर रहा है जो चेंज हो रहा है, तो I1 के चेंज होने की वजह से ये फ्लक्स इसको लिंक कर रहा है और इसमें वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है। तो L21 वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 बिकॉज ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू चेंज ऑफ I1 इन कॉइल 1, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी अब आप लिखेंगे। तो इससे पहले आप जो चीजें पढ़ते आए वो ये थे, क्योंकि हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पढ़ी थी, सेल्फ इंडक्टेंस देख रहे थे, तो वोल्टेज के इक्वल हुआ करती थी। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व हुई तो एक और वोल्टेज की टर्म ऐड होगी जो कि दूसरे कॉइल की वजह से इंड्यूस होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया। अब हम L12 और 21 को अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं और हम कहते हैं ये इक्वल है, और इसको हम M से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, इनका सेम है मैग्नीट्यूड, तो हम इनको कहते हैं कि ये M, तो ये रिलेशन बन गया ऐसे। अब सेल्फ इंडक्टेंस और टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई, ठीक है। अब अगर इसी सर्किट में मैं इस करंट सोर्स की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है, अगर इसको डाउनवर्ड फ्लो कर दूं तो सिंपल चेंज क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के साइन के साथ माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस देखने के लिए आपको बहुत से डिटेल्स का पता होना चाहिए कि वाइंडिंग्स किस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है।
करंट वाइंडिंग में से किस तरह फ्लो हो रहा है, ठीक है। वाइंडिंग क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये करंट्स को देखने के लिए, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने के लिए देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो ओरिजिनल वोल्टेज में ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। दोनों काम हो सकते हैं। प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया तो वोल्टेज इस कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं उस ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ये वाला केस। तो बजाय इसके कि हम इतनी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में जाएं कि वाइंडिंग की टाइप कैसी है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम एक कन्वेंशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डेवलप किया, उसको हम कहते हैं डॉट कन्वेंशन। तो डॉट कन्वेंशन में क्या होता है कि हम इन कॉइल के साथ एक डॉट प्लेस कर देते हैं और उस डॉट को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो पॉजिटिव आना चाहिए उनके साथ या नेगेटिव आना चाहिए। तो वो डॉट कन्वेंशन कैसे करते हैं वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था डॉट कन्वेंशन का। तो वाइंडिंग्स की डिटेल्स और करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, किस तरह से इसकी वाइंडिंग कनेक्टेड है, इस डिटेल्स से निकलने के लिए एक आसान सा तरीका है कन्वेंशन है डॉट कन्वेंशन, जो डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि बताता है कि वोल्टेज इंड्यूस जो हो रही है उसने ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम ये उस वोल्टेज की बात कर रहे हैं जो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस हो। तो इस सिनेरियो को देखिए आप, अगर मैं ये V1 इस V1 और V2 इसको लिखना चाह रहा हूँ तो ये तो मुझे पता है कि अब अकेला V1 L1 d/dt ऑफ I1 नहीं होगा, उसमें इस टर्म ने ऐड होना ही होना है जो कि दूसरे कॉइल की वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो रही है इसमें, वो क्या है M d/dt ऑफ I2, ये भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। इसी तरह इस कॉइल के वोल्टेज अकेले L2 d/dt ऑफ I2 नहीं होने, बल्कि वो वोल्टेज भी होनी है जो इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है, तो वो मैंने लिख दिया। सिर्फ डॉट कन्वेंशन बताता ही है कि ये ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, वो अभी हमें नहीं पता, तो वो हम डॉट कन्वेंशन कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। तो वोल्टेज में ये दोनों टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, ये दोनों टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी म्यूचुअल मैग्नेटिकली कपल्ड नेटवर्क्स में, ठीक है। अब ये अकेली वोल्टेज नहीं होगी क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होती है, उसकी वजह से भी वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो ये बात तो आप क्लियर कर दें, ये चीज़ तो आपने लिख देनी है। डॉट कन्वेंशन किसके लिए है, यहाँ पर प्लस आना है या माइनस आना है, यहाँ पर प्लस आना है या माइनस आना है। तो हम चलते हैं फर्स्ट वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 जो है वो तो हो गया L1 d/dt ऑफ I1, इसका ड्रॉप प्लस इसकी वजह से जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो क्या है M d/dt ऑफ I2, क्योंकि I2 की वजह से होती है। साइन क्या आएगा, डॉट कन्वेंशन पढ़ेंगे, डॉट कन्वेंशन लिखा है व्हेन अ करंट इज डिफाइंड टू एंटर द डॉटेड टर्मिनल ऑफ द कॉइल। जब करंट डिफाइन है डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, लेट्स से I1 इस डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, इट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज इन द कपल्ड कॉइल। कपल्ड कॉइल इसका कौन सा हो गया, ये वाला। इट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज इन द कपल्ड कॉइल व्हिच इज पॉजिटिव एट द डॉटेड टर्मिनल। तो अगर ये करंट I1 डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है तो जो कपल्ड कॉइल में ये वोल्टेज इंड्यूस करेगा वो डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव होगी, डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव होगी। बात समझ में आई? इस करंट की बात कर रहा हूँ I1 की। When a current is defined to enter the dotted terminal of the coil, करंट I1 इस डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, I1 की डायरेक्शन गिवन है, डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, इट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज, ये इस कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा व्हिच इज पॉजिटिव एट द डॉटेड टर्मिनल। इसका डॉटेड टर्मिनल कॉइल का किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस, और इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें पता है, M d/dt ऑफ I1। किस कॉइल की वजह से, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस हो रही है इस I1 की वजह से। इस I1 को देख रहे हैं ना, I1 की वजह से उसके कपल्ड नेटवर्क में कितने वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं और उसकी डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड तो हमें पहले से पता है, M d/dt ऑफ I1 है, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव आना है नेगेटिव, वो भी हम डिसाइड कर रहे थे।
ठीक है, अब इसको देखते हैं। I2 डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है तो इसका भी डॉटेड साइड पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा M, और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ये किस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, I2 की वजह से। ठीक है, और एक इसके अपने जो वोल्टेज थे सेल्फ के, अब दोनों के म्यूचुअली हमने डॉटेड टर्मिनल से पोलैरिटीज मेंशन कर दी, दोनों की डॉटेड टर्मिनल से हमने पोलैरिटीज मेंशन कर दी। अब सेल्फ हमें पता है, इसकी सेल्फ क्या थी, इस कॉइल की क्या होगी, L1 d/dt ऑफ I1, ये है ना पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इस तरह से आपने देखना है। तो L1 d/dt ऑफ I1, तो ये डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव है तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वो भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्यों, पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जिस टर्मिनल में करंट इंटर होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, अपोजिट नेगेटिव होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए अगर आप देखें म्यूचुअल को छोड़ें तो ये क्या है, करंट डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है तो डॉटेड उस केस में भी ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस इसकी वजह से जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे थे वो भी डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव है, इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, L2 d/dt ऑफ I2, और पैसिव साइन कन्वेंशन क्या है, I2 डॉटेड में एंटर हो रहा है, I2 अगर डॉटेड में एंटर हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी भी प्लस डॉट की तरफ बन रहा है और नेगेटिव ऑपोजिट बन रहा है, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में ऐड होंगे। इसका मतलब है इस केस में दोनों में प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो भी डॉटेड टर्मिनल में पॉजिटिव बनी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो भी डॉटेड टर्मिनल में पॉजिटिव बनी। ठीक है, इसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी। अब आ रहे हैं इस तरफ, इसमें क्या चेंज है, सारा वही सर्किट है, डॉट चेंज हो गया। ठीक है, डॉट चेंज हो गया, अब ये वाला डॉट नीचे आ गया, हमने इसी कन्वेंशन को पकड़ना। ठीक है, तो इसके वोल्टेज लिखते हैं V1 के, V1 के वोल्टेज होंगे, V1 के वोल्टेज हमें पता है क्या होंगे, L1 d/dt ऑफ I1 एंड M d/dt ऑफ I2, और साइन का भी नहीं पता हमें, V2 क्या होंगे, L2 d/dt ऑफ I2 और M d/dt ऑफ I2, जो कि इस कॉइल की वजह से इसमें इंड्यूस हो रहे हैं वो ये हैं, जो इस कॉइल की वजह से इसमें इंड्यूस हो रहे हैं वो ये वोल्टेज। यहाँ साइन क्या आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अभी देख लेते हैं डॉट कन्वेंशन की तरफ से। I1 डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, I1 डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कपल्ड कॉइल का डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा। ये किसके लिए देख रहे हैं, एक तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है, कॉइल 1 की सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L1 d/dt ऑफ I1। ठीक है, और इसमें जो म्यूचुअली वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो देखते हैं, दोनों में दो वोल्टेज देखने हैं। अब इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, L1 d/dt ऑफ I1, सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी किस तरफ पॉजिटिव बन रही है, डॉटेड टर्मिनल की तरफ, क्योंकि करंट डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो ये बन गया L1 d/dt ऑफ I1। दूसरा, इस कॉइल में और कौन से वोल्टेज हैं जो कि इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी पोलैरिटी क्या है वो देख लेते हैं। I2 अनडॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, I2 ये देखें, सिमिलरली व्हेन द करंट इज डिफाइंड टू एंटर द अनडॉटेड टर्मिनल, तो वो कपल्ड कॉइल की अनडॉटेड टर्मिनल को पॉजिटिव कर दे। तो अगर I2 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है तो इस कपल्ड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो केस है वो अनडॉटेड की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और डॉटेड की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस वाला डॉटेड की तरफ पॉजिटिव है और अनडॉटेड की तरफ नेगेटिव है। ये देखिए करंट की डायरेक्शन बता रही है I1 L1,
L1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ I1 वो डॉटेड की तरफ पॉजिटिव है, जबकि जो इसमें म्यूचुअल पार्ट दूसरे कॉइल की वजह से इंड्यूस हो रहा है वो क्या है, I2 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, तो इसका अनडॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा। तो जो म्यूचुअल वोल्टेज है जिसको हम कहते हैं एम डी बाई डी टी ऑफ I2 वो अनडॉटेड की तरफ पॉजिटिव है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो L1 डी बाई डी टी ऑफ I1 इस करंट के लिहाज से L1 डी बाई डी टी ऑफ I1 माइनस, क्योंकि इसका प्लस नीचे आ गया माइनस ऊपर है, थोड़ी डायग्राम मुझे पढ़ करके लिखनी चाहिए थी। खैर इसमें आ जाएगा माइनस। अब हमने क्या किया, इस कॉइल की दोनों वोल्टेजेस लिखी, सेल्फ भी और म्यूचुअल। इस कॉइल की सेल्फ क्या होगी L2 डी बाई डी टी ऑफ I2 और म्यूचुअल क्या होगी जो इस कॉइल की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है। तो अब हमने देखना है कि इस कॉइल की वजह से जो इसमें इंड्यूस हो रही है उसकी पोलैरिटी क्या बन रही है, ठीक है। तो वही कन्वेंशन, I1 की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है, I1 डॉटेड में एंटर हो रहा है तो इसका डॉटेड पॉजिटिव हो जाएगा और अनडॉटेड नेगेटिव हो जाएगा। तो आप फिर देखें कि जो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस वाली वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वोल्टेज से मैच नहीं कर रही। देखें इन दोनों में प्लस 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 मैच कर रहा था, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, एक प्लस माइनस है दूसरा प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इस केस में भी ये माइनस हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए शायद इन चारों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको शायद क्लियर हो जाए। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना दूँगा, पोलैरिटीज देख लेंगे। अब एक इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, L1 डी बाई डी टी ऑफ I1, ठीक है। उसकी पोलैरिटी क्या है, प्लस माइनस, I1 इस तरह से पास करेगा, पैसिव साइन कन्वेंशन से इसकी पोलैरिटी बनेगी L1 डी बाई डी टी ऑफ I1। अब देखने के लिए कि इसकी वजह से जो इसमें इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी क्या बन रही है, तो देखें ये करंट I2 जो है ये अनडॉटेड टर्मिनल में इंटर हो, तो कपल्ड कॉइल का अनडॉटेड पॉजिटिव हो जाए फॉर म्यूचुअल वोल्टेज, फॉर म्यूचुअल वोल्टेज कपल्ड कॉइल का अनडॉटेड पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड तो हमें ऑलरेडी पता है, डी बाई डी टी ऑफ I2, मैग्नीट्यूड तो हमें ऑलरेडी पता है, हम पहले ही देख लेते हैं, हमने सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया। इसी तरह L2 डी बाई डी टी ऑफ I2 की पोलैरिटी प्लस माइनस बन रही है। ये पोलैरिटी हमने देखनी है कि क्या बन रही है, जो इस कॉइल की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं। तो I1 देखें अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, I1 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है तो इसका अनडॉटेड पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी पोलैरिटी भी बन गई। तो दोनों प्लस 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 प्लस, इसका मतलब है दोनों ऐड होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 will be equal to L1 डी बाई डी टी ऑफ I1 प्लस M डी बाई डी टी ऑफ I2। इसी तरह V2 किसके इक्वल हो जाएगी, L2 डी बाई डी टी ऑफ I2 प्लस M डी बाई डी टी ऑफ I1, ठीक है। अब आ जाए दोबारा इस सिनेरियो की तरफ, ठीक है।
इसकी पोलैरिटी क्या बन रही है सेल्फ इंडक्टेंस की, L1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ I1, V1 इज L1 डी बाई डी टी ऑफ I1। और इसमें एक और वोल्टेज इंड्यूस हो रही है जो कि इस कॉइल की वजह से हो रही है, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें पता है, एम डी बाई डी टी ऑफ I2। साइन क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी ये है प्लस माइनस, तो ये देखो ये डॉटेड टर्मिनल में I2 एंटर हो रहा है, और क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस I2 की वजह से इंड्यूस हो रही है, तो डॉटेड टर्मिनल में I2 हुआ तो इसका डॉटेड पॉजिटिव हो गया, अनडॉटेड नेगेटिव हो गया। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलैरिटीज प्लस माइनस मैच नहीं कर रही, इसका मतलब है यहाँ पर माइनस आ जाए। इसी तरह V2 हमें पता है L2 डी बाई डी टी ऑफ I2 इज V2। अब दूसरी वाली टर्म जो इसमें ऐड होनी है वो हमें पता है डी बाई डी टी ऑफ I1 है, क्योंकि दूसरे कॉइल की वजह से यहाँ पर साइन क्या आना है, तो वो देख सकते हैं I1 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, इस I1 की वजह से यहाँ वोल्टेज इंड्यूस हो रही है ना, तो I1 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, तो इसका अनडॉटेड अगर आप पॉजिटिव कर दें तो डॉटेड नेगेटिव हो जाएगा, जबकि सेल्फ इंडक्टेंस डॉटेड की तरफ पॉजिटिव थी, माइनस का। तो एक दफा से फिर जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वोल्टेज हमेशा हमारी दो पार्ट्स में हुआ करेगी, ठीक है, एक सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से हुआ करेगी और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगी। सेल्फ इंडक्टेंस की तो हम एज इट इज लिख देंगे L1 डी बाई डी टी ऑफ I1। इसका भी मैग्नीट्यूड हमें पता है कि इसमें जो दूसरी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो इस करंट की वजह से हो रही है और इस कॉइल की वजह से हो रही है, तो हम लिख देते हैं M डी बाई डी टी ऑफ I2, लेकिन उसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो वो देखने के लिए हम देखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी से म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलैरिटी मैच कर रही है कि नहीं। तो पैसिव साइन कन्वेंशन में सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी बन गया प्लस माइनस, तो म्यूचुअल के देखने के लिए हम I2 देखते हैं डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, इसका डॉटेड पॉजिटिव करते हैं, तो डॉटेड पॉजिटिव होगा तो अनडॉटेड नेगेटिव, तो ये पोलैरिटी मैच करती है, तो दोनों ऐड होंगे, इसलिए पॉजिटिव का साइन आया। इस केस में देखें, इस केस में क्या हुआ कि सॉरी ये सेकंड वाला करना था, सेकंड वाले में इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी I2 उसकी पोलैरिटी का मान की प्लस माइनस, ठीक है। अब जो दूसरी टर्म इस कॉइल की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है वो देखने के लिए कि उसने ऐड होना है सब्ट्रैक्ट, हमने देखा I1 डॉटेड में एंटर हो रहा है तो इसके डॉटेड को पॉजिटिव कर दिया, तो देखा कि इसकी पोलैरिटी सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी प्लस माइनस से मैच कर गई, इसलिए यहाँ पर भी प्लस आ गया। दूसरा केस ये है, हमने लिखा उसी तरह ही V1 = L1 डी बाई डी टी ऑफ I1 और मैग्नीट्यूड होगा दूसरे का डी बाई डी टी ऑफ I2। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, ये देखने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि I2 की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, तो देखा I2 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है तो अनडॉटेड को पॉजिटिव कर दिया, लेकिन जब हमने देखा कि अनडॉटेड को पॉजिटिव करने से क्या हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो हो रही है उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, इसका मतलब है कि अब ये सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये नेगेटिव का साइन होगी। इसी तरह इस वाले केस में आगे इसमें इसकी सेल्फ इंडक्टेंस बनती है I2 डी बाई डी टी ऑफ I2 पैसिव साइन कन्वेंशन के लिहाज से, और जो दूसरी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो इस कॉइल की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है, तो देखेंगे I1 डॉटेड में एंटर हुआ तो इसका डॉटेड पॉजिटिव हो गया, डॉटेड पॉजिटिव नीचे अनडॉटेड होगा, तो ये पोलैरिटी भी इसकी ओरिजिनल पोलैरिटी जो थी सेल्फ इंडक्टेंस की उसके अपोजिट है, इसका मतलब है कि ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ये वोल्टेज ऐड अप नहीं होगी बल्कि सब्ट्रैक्ट हुए भी माइनस का साइन आता है। इस वाले केस में चलें, हमने लिख दिया सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी क्या बनती है L प्लस माइनस बनती है, ठीक है। ये देखने के लिए कि सेकंड वाली म्यूचुअल वाली वोल्टेज की पोलैरिटी क्या बनती है, हमने देखा कि जिस करंट की वजह से म्यूचुअल वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो क्या है I2 अनडॉटेड टर्मिनल में एंटर हुआ है तो इसका अनडॉटेड पॉजिटिव होगा और डॉटेड नेगेटिव होगा, तो अनडॉटेड पॉजिटिव होने की वजह से इसकी पोलैरिटी सेल्फ इंडक्टेंस से मैच करती है, इसलिए दोनों में पॉजिटिव का साइन आ गया।
सेम इसमें देखते हुए इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2 d/dt ऑफ I2 थी, उसकी पोलैरिटी ये बन रही है। ये देखने के लिए जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है इस कॉइल की वजह से, इसमें उसकी पोलैरिटी क्या बन रही है, हमने देखा ये I1 अनडॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो इसका अनडॉटेड पॉजिटिव कर दिया। तो अनडॉटेड पॉजिटिव करने से म्यूचुअल वाले पार्ट की पोलैरिटी सेल्फ वाले पार्ट से मैच कर रही है, इसका मतलब है दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। फोर्थ केस में देखें, सेल्फ इंडक्टेंस देखिए L1 d/dt ऑफ I1, उसकी पोलैरिटी मान ली थी प्लस माइनस, और फिर इसमें जो दूसरे वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो इस कॉइल की वजह से और इस करंट की वजह से इंड्यूस हो रहे हैं। तो इस करंट को हमने देखा वो डॉटेड में एंटर हो रहा है, तो इसका डॉटेड पॉजिटिव कर दें। डॉटेड पॉजिटिव करने से देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस और इसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सेम दूसरे केस में भी ऐसे ही है। तो बाकी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका डॉट कन्वेंशन, ठीक है। क्यों डॉट कन्वेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं मैग्नेटिकली कपल्ड नेटवर्क। मैग्नेटिकली कपल्ड नेटवर्क में जब आप वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फाइंड कर रहे होते हैं और वो इंडक्टर किसी और इंडक्टर से मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो फिर उस इंडक्टर के क्रॉस सिर्फ उसमें से जो करंट पास कर रहा है उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो नहीं होंगे, बल्कि उस इंडक्टर के क्रॉस वो वोल्टेज भी होंगे जिस इंडक्टर से वो कपल्ड है म्यूचुअली, उसमें से वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से, फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इस इंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं उसको भी हमने कंट्रीब्यूट करना होता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ये M शो करता है कि म्यूचुअली कपल्ड है, तो हमें फिर अब दो वोल्टेजेस को कंसीडर करना पड़ता है, तो वो हम इस डॉट कन्वेंशन से करते हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड इस डॉट कन्वेंशन पे बेस कर रहे हैं, तो अगर डॉट कन्वेंशन आपको ठीक तरह से समझ आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है, सर्किट दिया गया हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन लिखें। तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए फर्स्ट लूप में अगर मैं KVL लगाऊं तो इक्वेशन क्या बनती है, V1 ऑफ t प्लस वोल्टेज ड्रॉप इसका क्या होगा L1 इंटू d/dt ऑफ I1 ऑफ t, और हमें पता है इसमें एक और वोल्टेज भी होंगे जो कि इस कॉइल की वजह से इंड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसका अभी हमें साइन नहीं पता, लेकिन मैंने उसे लिख दिया M d/dt ऑफ बिकॉज ऑफ I2 ऑफ t इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह इसकी इक्वेशन में आए तो ये मैंने इस तरह से KVL की इक्वेशन लिखी माइनस V2t प्लस L2 d/dt ऑफ I2 ऑफ t, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस, प्लस मुझे पता है कि इस कॉइल में एक और वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं जो कि इस कॉइल की वजह से हैं, लेकिन अभी इसका मुझे साइन नहीं पता कि वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो वो मैंने लिख दिया। तो अब हम डॉट कन्वेंशन यूज़ करेंगे, इधर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव ये देखने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखना है कि इस कॉइल की वजह से जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस कॉइल की वजह से हो रहे हैं, तो हम देखें इसका I2 का कॉइल अनडॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो इसका अनडॉटेड पॉजिटिव हो जाएगा। इसका अनडॉटेड पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, इसकी पोलैरिटी सेल्फ इंडक्टेंस से मैच करनी, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस की भी पोलैरिटी प्लस माइनस की बननी थी कि I1 ऊपर वाले टर्मिनल में एंटर हो, तो इसका मतलब है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलैरिटी है, क्योंकि ये अनडॉटेड में एंटर हो रहा है I2, तो इसका अनडॉटेड पॉजिटिव होगा, तो ये पोलैरिटी सेल्फ से मैच कर गया, इसका मतलब है ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सेल्फ की पोलैरिटी देखने क्या बन रही है, इस केस में सेल्फ की पोलैरिटी बन रही है प्लस माइनस, यही बन रही है L2 इंटू d/dt ऑफ I2 ऑफ t, पैसिव साइन कन्वेंशन से सेल्फ की पोलैरिटी ये बन रही है। तो अब इसकी वजह से जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो देख लेते हैं, I1 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, तो इसका अनडॉटेड पॉजिटिव हो, तो देखें इसकी पोलैरिटी मैच कर रही है सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। तो फाइंड हमने करनी थी V1t और V2t की इक्वेशन, तो V1t क्या बन जाएगा, अगर हम इधर इक्वल टू कर दें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये हो गए माइनस, इसी तरह ये क्या होगा, ये बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगा।
V1t इसके इक्वल बन रहा है और V2t इसके इक्वल बन रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल। ये सर्किट है और वो कह रहा है कि जो असाइंड मैश करंट हैं इसके मुताबिक इन लूप्स की इन मैश की इक्वेशन लिख दें। असाइंड मैश करंट की वजह से जो भी इक्वेशन बनती हैं वो लिख दें। तो हम इक्वेशन लिखते हैं I1 ऑफ t की। I1 ऑफ t की इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस V1 ऑफ t प्लस R1 I1 ऑफ t प्लस L1 d बाई dt ऑफ I1 ऑफ t और प्लस चलिए मैं पहले सारी सेल्फ इंडक्टेंस वाली लिख लेता हूँ, उसके बाद म्यूचुअल लिखवाता हूँ। तो प्लस इस तरफ अगर हम आए बनता है L2 d बाई dt ऑफ I1 ऑफ t माइनस I2 ऑफ t। ये तो होगी लूप की नॉर्मल जो हम इक्वेशन लिखते थे अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे। अब हम क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो आप दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस वोल्टेजेस भी रखेंगे, एक वो जो कि इस करंट की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है, एक वो जो कि इस करंट की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है। तो इस करंट की वजह से जो इसमें इंड्यूस हो रही है वो क्या बनेगी? इस करंट की वजह से जो इसमें इंड्यूस हो रही है वो क्या बनेगी? M d by dt of because of I1t। और जो इस करंट की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है वो क्या बनेगी? M d by dt of I1 of t minus I2 of t। ठीक है, एक जो इस करंट की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही थी वो बनती है M d by dt of I1 of t, और जो इस करंट की वजह से इसमें इंड्यूस हो रही है वो बनती है M d by dt of I1 of t, क्योंकि हम I1 की इक्वेशन लिखते हैं, माइनस I2 of t इक्वल टू 0। अब इन दोनों के साथ साइन क्या आएगा ये देखते हैं। तो ये कौन से वोल्टेज है? जो इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हो रहे हैं, जो इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हो रहे हैं। तो ये करंट किस टर्मिनल में एंटर हो रहा है? I1t माइनस I2t किस टर्मिनल में एंटर हो रहा है? अनडॉटेड। I2t माइनस I1t होता तो ये डॉटेड में एंटर हो रहा। जो मैंने करंट लिखा है वो क्या लिखा है? I1t माइनस I2t, मतलब डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये I1t माइनस I2t किस टर्मिनल में एंटर हो रहा है? अनडॉटेड में। तो ये इस कॉइल का
अनडॉटेड पॉजिटिव कर देगा, कॉइल का अनडॉटेड पॉजिटिव कर दिया और डॉटेड नेगेटिव कर दिया, जबकि सेल्फ इंडक्टेंस में डॉटेड पॉजिटिव था और अनडॉटेड नेगेटिव था, ये जो हमने लिखा है। इसका मतलब है कि इसकी पोलैरिटी सेल्फ इंडक्टेंस से ऑपोजिट बनती है, तो इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। ठीक है, एक इसके वोल्टेज थे ये वाले, एक वो वोल्टेज थे तो इस कॉइल की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो गया, उसका मैग्नीट्यूड तो ये था। ठीक है, अब उसकी पोलैरिटी क्या बन रही है वो हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि अनडॉटेड में इंटरवल था, इसको अनडॉटेड पॉजिटिव किया तो वो सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी के ऑपोजिट आ रही थी, हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब इसकी तरफ आते हैं, ये इसके सेल्फ वोल्टेज क्या थे, L2 d/dt of I1t minus I2t प्लस इसमें एक और वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं जो कि इस कॉइल की वजह से हो रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड पता है हमें ये है, लेकिन इसके साथ साइन क्या आएगा, I1 of t को देखें किस टर्मिनल में एंटर हो रहा है, डॉटेड में। I1 of t डॉटेड में एंटर हो रहा है तो इसका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, डॉटेड पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो जो पोलैरिटी बन रही थी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वो बन रही थी प्लस माइनस। ठीक है, हमने कैसे लिखा है, पैसिव साइन कन्वेंशन से हमने इसकी जो पोलैरिटी बनी है वोल्टेज ड्रॉप जो लिखा है वो प्लस माइनस बन रहा था, जबकि ये वाला क्या बन गया, माइनस प्लस, तो इसकी भी ऑपोजिट है, इसके साथ क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख ली I1 of t की इक्वेशन। और अब लिखते हैं I2 of t की इक्वेशन। I2 of t की इक्वेशन क्या होगी, R2 I2 of t प्लस L2 d/dt of I2 of t माइनस I1 of t। एक तो ये वोल्टेज होगी, इसमें कोई और वोल्टेज होगी, बस ये मैंने वोल्टेज जो लिख दिया ये काफी है, नहीं, इसमें एक और वोल्टेज है जो इस कॉइल की वजह से इंड्यूस हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, m d/dt of I1 of t। बस ये डिसाइड करना है कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, तो I1t की वजह से हो रही है, I1t देखें डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, इसका डॉटेड पॉजिटिव हो गया, म्यूचुअल का पार्ट डॉटेड पॉजिटिव हो गया, तो जो I2t की इक्वेशन में सेल्फ इंडक्टेंस बन रही है उसकी भी पोलैरिटी प्लस माइनस बनती है, I2 माइनस I1t लिखा है। ठीक है, तो जो कि इससे मैच कर रही है, तो इसलिए जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली V1t की और V2 of I1t और I2 of t की। तो उसको कंपेयर अगर कर लें, उन्होंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, V1t इज इक्वल टू दिस तो V1t किसके इक्वल बन रहा है, R1 I1t। ठीक है, L1t I1dt फिर m d/dt ऑफ, अच्छा इनकी जो एग्जांपल में इक्वेशन है उसमें उसने लिखा हुआ है प्लस का साइन आया है m d/dt ऑफ, लेकिन उसने जो करंट दिया हुआ है वो I2 माइनस I1 लिखा हुआ है, तो अगर हम भी I2 माइनस I1 वाली पोलैरिटी दें तो ये साइन प्लस हो जाएगा, लेकिन हमने पोलैरिटी क्या ली हुई है I1 माइनस I2। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही है। नेक्स्ट क्वांटिटी है उसकी L2 d/dt ऑफ I1 माइनस I2, L2 d/dt ऑफ I1 माइनस I2 माइनस d/dt ऑफ I1t माइनस d/dt ऑफ I1t, हमारा भी ये सेम। तो इक्वेशन हमारी बुक वाली से मैच कर रही।
अगर बुक ने इसको I2t माइनस I1t लिखा है, जो कि हम भी लिख सकते थे, अगर I2t माइनस I1t लिखते तो ये फिर पॉजिटिव बन जाता। ठीक है, I2t माइनस I1t कौन सा करंट बन जाता है, इधर से आता। तो उस केस में क्या था, ये डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव बना हुआ था, तो फिर वो पॉजिटिव का साइन आता। ठीक है, सेकंड इक्वेशन अगर इसकी कंपेयर करें बुक में, R2 I2t प्लस N2 d by dt of I2 माइनस I1t प्लस M d by dt of I1t। तो दूसरी इक्वेशन भी ठीक है, तो यही इक्वेशन आपकी बुक में बनी। एक दफ़ा इसको दोबारा से मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले तो मैंने सिंपल इक्वेशन लिखी, माइनस V1t माइनस V1t प्लस R1 I1t प्लस L1 d by dt of I1t प्लस L2 d by dt of I1t माइनस I2t। उसके बाद मुझे पता था कि इस कॉइल की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं, इस कॉइल की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं। इस कॉइल की वजह से जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो ये हैं, और इस कॉइल की वजह से जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो ये हैं। इनका साइन क्या आना है ये देखने के लिए हमने डॉट कन्वेंशन यूज़ किया। तो इसका साइन क्या आना था, ये किस करंट की वजह से वोल्टेज इसमें इंड्यूस हो रहे थे, I1 माइनस I2 की वजह से। तो I1 माइनस I2 अनडॉटेड में इंटर हो रहा था, तो इसका अनडॉटेड पॉजिटिव किया तो जो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी थी उससे अपोजिट म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलैरिटी बन गई, इसलिए हमने माइनस लिख दी। इसी तरह फिर इसको जब हमने देखा I1 ऑफ t डॉटेड टर्मिनल में इंटर हुआ था, तो इसका डॉटेड पॉजिटिव कर दिया, जबकि जो इसका करंट है वो अनडॉटेड में इंटर हो रहा था। तो इनकी पोलैरिटी आपस में अपोज कर दी, तो साइन आ गया नेगेटिव का। सेकंड केस में हमने सिंपली L2 d by dt of I2t और R2 I2t लिखा, प्लस इसमें एक और वोल्टेज है जो इस कॉइल की वजह से इंड्यूस हो रही है, वो थी ये। उसका साइन क्या आएगा वो देखने के लिए हमने देखा कि I1t डॉटेड टर्मिनल में इंटर हो रहा था, इसका डॉटेड पॉजिटिव किया, तो इसकी डॉटेड की पोलैरिटी जो थी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी से मैच करके इसमें हमने प्लस का साइन लिखा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ये क्वेश्चन अब हमें गिवन है, हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इस सर्किट में V नॉट फाइंड करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें गिवन है, उसकी वैल्यू क्या है, J2। नाउ M इज इक्वल टू J2। सेल्फ इंडक्टेंस दिस इज L1 J4, दिस इज L2 J6, ये गिवन है। इनपुट वोल्टेज गिवन है, हमने फाइंड करना है V नॉट फाइंड करने के लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को यूजिंग मैश एनालिसिस। एक करंट I1 ले लिया, एक करंट I2 ले लिया। I1 की इक्वेशन क्या होगी, -24 एंगल 30 प्लस 2I1 प्लस J4 I1। अब इस कॉइल में वोल्टेज सिर्फ J4 I1 है नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस J2 गिवन है, इसका मतलब है कि इस कॉइल की वजह से भी इसमें कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस करंट की वजह से हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस J2 है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा J2 I2। यहाँ साइन क्या आना है वो हम डॉट कन्वेंशन से देख लेते हैं। डॉट कैसे पढ़े हुए हैं इस क्वेश्चन में, ये है डॉट। तो इसकी सेल्फ इंडक्शन की जो पोलैरिटी बन रही है वो कैसे बन रही है, I1 डॉटेड में इंटर हो रहा है, अनडॉटेड से आउट हो रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी प्लस माइनस बन रही है। तो म्यूचुअल की देखने के लिए देखते हैं कि I2 इसमें अनडॉटेड में इंटर हो रहा है, तो इसका अनडॉटेड पॉजिटिव हो जाएगा जबकि डॉटेड नेगेटिव हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलैरिटी सेल्फ से अपोजिट हो गई,
नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। I2 सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में आ जाए, क्या बनेगा, टू I2 माइनस J2I2 प्लस J6I2। तो इसके वोल्टेज क्या सिर्फ J6I2 होंगे? नहीं, इसमें इस कॉइल की वजह से भी वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, J2I1, मैग्नीट्यूड होगा J2I1। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव, वो देखने के लिए हम I1 को देख, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी क्या बन रही है, J6I2 की प्लस -1, J6I2 की पोलैरिटी क्या बन रही है, प्लस माइनस। अब डॉट कन्वेंशन से देखते हैं, I1 डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, इसका डॉटेड हो गया पॉजिटिव, इसका डॉटेड पॉजिटिव हो गया तो अनडॉटेड नेगेटिव, तो ये पोलैरिटीज भी आपस में अपोज करती हैं, तो यहाँ पर भी जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ I1 और I2, और इनको अब हम करेंगे सॉल्व। तो दो इक्वेशंस, दो अननोन हैं, अगर हम इसको I1 और I2 के लिए सॉल्व करें, लकीली ये एग्जांपल है और इसने सॉल्व किया हुआ है, तो I2 जो आता है, I2 आ जाता है 2.68 एंगल 3.43 डिग्री, और V0 बन जाता है 2I2, तो 2 इंटू 2.68 एंगल 3.43 हमारे पास V0 बन जाएगा, तो बनता है 5.36 एंगल 3.43 डिग्री। तो ये हमने V0 फाइंड कर दिया। तो इस क्वेश्चन में चेंज क्या था, बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व होगी। ठीक है, म्यूचुअली कपल्ड नेटवर्क में म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व हुई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को अब हमें कैसे डील करना है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल डॉट डिमेंशन यूज़ किया और दो इक्वेशन लिखनी, और फिर दो इक्वेशन जो हमारे पास आई वो I1 और I2 की फॉर्म में थी, दो इक्वेशन दो अननोन थे, इनको सॉल्व किया तो I2 बना 2.68 और उसको यूज़ करते हुए हमने V0 फाइंड कर। तो ये तो थी एक सिंपल सी एग्जांपल। इसके बाद एग्जांपल 10.5 है, ये आप लोगों ने खुद देखनी है। हम करते हैं इसकी एक असेसमेंट, और हम करते हैं असेसमेंट 10.5।
ये क्वेश्चन है, हमने वी नॉट फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 3 कॉइल बेसिकली लगे हुए हैं, 1 2 3, लेकिन म्यूचुअली कपल्ड कौन से कॉइल हैं? म्यूचुअली कपल्ड सिर्फ 2 कॉइल जिनके साथ डॉट है, ठीक है। तो आपने हमेशा उन्हीं कॉइल्स को म्यूचुअल इंडक्टेंस के लॉज अप्लाई करने हैं जिन पर डॉट लगे हुए हैं। बाकी कॉइल को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे इससे पहले आप कॉइल को ट्रीट करते आए हैं। तो वी नॉट फाइंड करना है हम KCL भी यूज़ कर सकते हैं, KVL भी यूज़ कर सकते हैं। हम मेश एनालिसिस करते हैं। दिस इज I1, दिस इज I2। तो I1 की इक्वेशन क्या बनेगी? -36 -0 प्लस 4I1 प्लस J2 I1 माइनस I2 प्लस 24 एंगल 10 इक्वल टू 0। ये बन गई I1 की क्वेश्चन। अब आते हैं I2 की इक्वेशन की तरफ। I2 की इक्वेशन क्या बनेगी? -24 प्लस J2 I2 माइनस I1 माइनस J3 I2 प्लस J4 I2 प्लस 4 I2 माइनस J4 I2 प्लस वैल्यू क्या है? J4 प्लस J4 I2। ये कंप्लीट हुई? ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हमने सारी वोल्टेजेस लिख ली। सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो वोल्टेजेस हैं वो लिख ली, लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेजेस इंड्यूस हो रही हैं वो हमने नहीं लिखी। एक वो वोल्टेज है जो इस कॉइल की वजह से इसमें हो रही है, एक वो वोल्टेज है जो इस कॉइल की वजह से इसमें हो रही है, लेकिन दोनों कॉइल का करंट I2 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, एक तो है J2 I2 जो कि इस कॉइल की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी भी है J2 I2 क्योंकि करंट दोनों कॉइल में से I2 ही पास कर रहा है, इस वजह से दोनों म्यूचुअल वोल्टेजेस जो हैं वो I2 पे डिपेंड कर रही हैं। अब इनके साथ साइन क्या है? तो इसकी वजह से जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है J2 I2 उसका साइन क्या होगा? इसकी वजह से हो रही है तो I2 किसमें एंटर हो रहा है? डॉटेड टर्मिनल। तो इसका डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, अनडॉटेड नेगेटिव हो गया, जबकि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस में अनडॉटेड पॉजिटिव है, तो साइन माइनस का, ठीक है। अब इसकी वजह से जो इसमें इंड्यूस हो रही है तो इसमें I2 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, इसका अनडॉटेड पॉजिटिव हो गया, डॉटेड नेगेटिव हो गया, जबकि इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस हमने लिखी है वो है J4 I2, उसमें ये पॉजिटिव बन रहा है। इसका मतलब है कि इसकी भी पोलैरिटी एक्चुअल से अपोजिट आ गई, तो ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हैं ये सब्ट्रैक्ट हो गए। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं, इसमें से हमने I1 और I2 फाइंड करना।
इतनी बड़ी इक्वेशन है, थोड़ा आइडिया होता है चाहिए आपको कि सॉल्व करना। ये पेपर भी पढ़े हुए हैं, ये वाइट बोर्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, तो सेकंड वाली को अगर हम सिंप्लीफाई करें I1 इक्वल हो जाएगा I1 will be equal to 24/10 minus 4 minus 0/10 divided by minus 6। ये I1 की वैल्यू अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो बन जाता है 4 + j।
यहाँ से अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा I2। तो जैसे ही हमारे पास I2 आएगा, इसको सॉल्व करने से आई होप कि ये कैलकुलेशन ठीक होंगे। तो I2 जैसे ही हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम लेट्स से I2 आ गया ए एंगल थीटा, तो V नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? V नॉट विल बी इक्वल टू 4 माइनस J4 इंटू I2 4 माइनस J4 इंटू ए एंगल थीटा। तो V नॉट हमारे पास आ जाएगा एंगल, तो V नॉट जो आना चाहिए वो है 32.8 एंड एंगल इज माइनस 12.1। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो ये बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। सिंपल एक मिस्टेक से आंसर चेंज हो जाता है। तो बहरहाल मेन जो पर्पस था हमारा वो ये बताना कि अगर म्यूचुअली कपल्ड नेटवर्क्स आ जाएं, अगर दो कॉइल्स म्यूचुअली कपल्ड हों तो आपने फिर उनकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो वो आपको डॉट कन्वेंशन से आइडिया हो गया होगा। इसकी भी हमने इक्वेशन लिखी थी डॉट कन्वेंशन से और उसके बाद हमने इसको सिंपली उसी तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि डॉट कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन उसी फॉर्म में आ जाती हैं जिनको आप ऑलरेडी सॉल्व करते रहे। तो उनको सॉल्व करके हमने I2 निकाला और I2 को यूज़ करते हुए हमने V नॉट फाइंड किया। अगर I2 की वैल्यू ये आती है तो V नॉट इसके इक्वल। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इनको सॉल्व करने से भी इसको सॉल्व किया है तो I1 और I2 हमारे पास आए हैं। I1 क्या आता है? 1.84 एंगल 15.99 डिग्री और I2 5.79 एंगल 32.85 डिग्री। तो I2 आ गया 5.79 और 32.85 डिग्री, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? I2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, हमारा जो कैलकुलेटर भी आया तो V नॉट 32.75 एक्चुअल आंसर जो है आपका वो ये है। तो क्या था? 32.75 और एंगल -12.15। तो तकरीबन ये सेम ही वैल्यूज बनेंगी। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।